हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई आप सभी। हाँ, आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक है। सो स्टूडेंट्स, मैं फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर। आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल साइंस गुरु मंत्रा में। ठीक है, और आज हम स्टूडेंट्स डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है जी, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि नई आने वाली जो वीडियोस हैं हमारी, उनकी नोटिफिकेशन भी उन्हें सबसे पहले मिल जाए। ठीक है जी, तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। जो डीएनए कॉपिंग है, रिप्रोडक्शन के दौरान जो डीएनए कॉपिंग होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन ये है। तो देखिए, होता क्या है कि अगर हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो रिप्रोडक्शन होता है कि अपने जैसे जीव क्या करने हैं, जनरेट करने हैं किसी ऑर्गेनिज्म को। तो रिप्रोडक्शन वो तरीका है जिससे कि वो अपनी जैसी वंश या फिर अपनी जैसी प्रजातियां पैदा कर सकता है, अपने जैसे इंडिविजुअल्स पैदा कर सकता है। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं कि एक जीव जो कि रिप्रोडक्शन कर रहा है उसका डीएनए अच्छे से कॉपिंग नहीं हुआ, तो क्या इन फ्यूचर जो आने वाली जनरेशन है उनके अंदर वो डीएनए अच्छे से जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो जीवों की आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए डीएनए कॉपिंग बहुत आवश्यक है। आंसर है, डीएनए कॉपिंग हैज फॉलोइंग इंपॉर्टेंस इन रिप्रोडक्शन। इट मेंटेन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पीसीज, स्पीसीज के कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करता है। इट मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ये कंटिन्यूटी को भी क्या करता है, मेंटेन कर रहा है। एक्चुअली कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने वाली जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नेम्ड एज द रिप्रोडक्शन। ठीक है, फ्रॉम दिस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर ट्रांसफर्ड टू देयर प्रोजेनिस। प्रोजेनिस बोलते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन होती हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर अगर पहली जनरेशन को अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर करने हैं, ठीक है, ये ट्रांसफर करने हैं, तो डीएनए कॉपी का होना बड़ा आवश्यक बन जाता है। ठीक है जी, इट प्रोड्यूस वेरिएशन इन ऑर्गेनिजम्स व्हिच इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। जब डीएनए कॉपिंग होती है तो नेचुरली इसके अंदर कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं, और जो वेरिएशंस हैं वो ही क्या कर रही हैं, यहाँ पे इवोल्यूशन के लिए बेस बन रही हैं। तो अगर इसका हम एक सार लेते हैं तो होता ये है कि डीएनए कॉपिंग इस वजह से आवश्यक है कि जीव अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को नेक्स्ट स्पीसीज के अंदर, जो नेक्स्ट उनकी प्रोजेनिस है उनके अंदर भेज सकें। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरली फॉर द इंडिविजुअल। भाई, जो वेरिएशंस हैं वो किसी स्पीसीज के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन किसी इंडिविजुअल के लिए फायदेमंद नहीं है। तो इसका देखिए आंसर क्या है यहाँ पर, the various population of the organisms interact with many type of the ecological niche। niche बोलते हैं हैबिटेट को, जो उसके चारों तरफ की सराउंडिंग्स है उसे niche बोला जाता है। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर देम टू सर्वाइव इन द गिवन कंडीशंस। किसी भी जीव के लिए बड़ा जरूरी है कि वो गिवन कंडीशंस, जो भी उसके सामने परिस्थितियां आ गई हैं, उनके अंदर वो सर्वाइव करता रहे। इन केस ऑफ एनी डैमेज कॉज टू द इकोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ द पॉपुलेशन, अगर ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो है उसके इकोलॉजिकल कंडीशंस में कोई डैमेज आ जाता है, देन पॉपुलेशन गेट एडवर्सली इफेक्टेड। तो जो उसकी पॉपुलेशन है वो क्या होगी, एडवर्सली इफेक्ट होगी। एडवर्सली बोलते हैं बुरे प्रभाव। ठीक है ना, तो बुरे प्रभावों के साथ प्रभावित हो जाएगी। द ऑर्गेनिज्म विच आर एबल टू सर्वाइव, जो ऑर्गेनिजम्स इस इन कंडीशंस के, इन बुरी कंडीशंस में भी जीने के लायक हैं या फिर एबल हैं, may reproduce to develop population which is adapted or suited to the varied conditions। यानी कि जो अब ऐसे जीव हैं जो कि इन बुरी कंडीशंस के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं, may रिप्रोड्यूस करेंगे और डेवलप करेंगे एक पॉपुलेशन जो कि एडेप्टेड होगी किसको, गिवन कंडीशंस में। ठीक है जी, Hence variations is beneficial to the species but not to the individual। इसी वजह से इंडिविजुअल के लिए जो आपकी वेरिएशंस हैं वो अच्छी नहीं मानी गई है, एक स्पीसीज के लिए ये अच्छी मानी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम द मल्टीपल फिजन। जो बाइनरी फिजन है भाई वो मल्टीपल फिजन से क्यों अलग है? तो सीधी सी बात है भाई, बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है। मल्टीपल फिजन में एक ऑर्गेनिज्म दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म में डिवाइड होता है। तो जो पहला रीजन उसका, जो पहला उसका डिफरेंस बन जाता है वो तो यही बन जाता है कि भाई जो मल्टीपल फिजन है वो एक फास्ट तरीका है एज कम्पेयर टू बाइनरी फिजन।
बाइनरी फिजन भी ठीक ठाक है, ठीक है, अच्छे से करता है ये भी काम और पॉपुलेशन को इनहेंस करने में अच्छी खासी मदद करता है। बट अगर मल्टीपल फिजन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये और भी तेज है। ठीक है, आंसर इसका एक बार देख लेते हैं। बाइनरी फिजन एक तरफ दे रखा है, ट्यूबुलर फॉर्म है, मल्टीपल फिजन दूसरी तरफ दे रखा है, तो फॉर्म टू डॉटर इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो जो बाइनरी फिजन की डेफिनेशन भी है। मल्टीपल फिजन के बारे में बात करें तो फॉर्म मैनी डॉटर इंडिविजुअल्स, तो यहाँ पर बहुत सारे डॉटर इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। डिवाइड्स ओनली वंस, ये एक बार डिवाइड करता है, बट ये रैपिडली डिवाइड करता है, लगातार और रिपीट करता चला जाता है। जब भी तो बहुत सारी बनेंगी ना भाई, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो अगर मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा जीव है जो कि 1 से 16 में कन्वर्ट हो जाता है तो वो मल्टीपल फिजन है, लेकिन अगर वो 1 से 2 में ही कन्वर्ट होता है तो वो बाइनरी फिजन है। ठीक है ना जी। नो रेसिड्यू इज लेफ्ट, बाइनरी फिजन के अंदर कोई भी रेसिड्यू नहीं बचता, यानी कि कोई भी अवशेष नहीं बचता है, लेकिन मल्टीपल फिजन के अंदर अवशेष बच जाता है, जो बाहर की एक सिस्ट फॉर्मेशन होती है वो वहां पर रेसिड्यू के तौर पे बच जाती है। चलो बाइनरी फिजन के अंदर बात करते हैं। टेक प्लेस इन फेवरेबल कंडीशंस, बाइनरी फिजन सिर्फ और सिर्फ अच्छी कंडीशंस के अंदर ही हो सकता है, क्योंकि बाहर से इसके पास कोई ऐसी परत नहीं है जो कि इनर आने वाली सेल्स को अच्छे से रख पाए बुरी कंडीशंस में भी। लेकिन मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि जब कोशिका 1 से 2 में या फिर 2 से और ज्यादा में डिवाइड होने की कोशिश करती है तो वो सबसे पहले एक सिस्ट फॉर्म करती है जो उसे कवर कर लेती है, बाहर की कंडीशन से बचा लेती है। ठीक है नी, तो ये अनफेवरेबल कंडीशंस में भी हो जाता है अच्छे से। इसके बाद है इमॉर्टलिटी इज प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पे इमॉर्टलिटी इज एब्सेंट। इमॉर्टलिटी बोलते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है कि जो बाइनरी फ्यूजन करने वाले जीव है वो क्या हो, अंतिम में जाके नष्ट हो जाए, लेकिन मल्टीपल फ्यूजन करने वाले जीव कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। ये भी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करते हैं तो बाइनरी फ्यूजन का एक अच्छा सा एग्जाम्पल है आपका अमीबा, और मल्टीपल फ्यूजन का जो एग्जाम्पल है वो प्लाज्मोडियम है। इसी के जैसे और भी कुछ बैक्टीरियाज हैं, एक्चुअल में प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन है, लेकिन जो बैक्टीरियाज हैं वो भी अच्छा खासा आपको मल्टीपल फ्यूजन वाला तरीका शो करते हैं, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। भाई अगर कोई ऑर्गेनिज्म स्पोर के द्वारा, स्पोर फॉर्मेशन जो आपको बताया गया है पहले, अगर स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा या फिर स्पोर्स के द्वारा अगर वो रिप्रोड्यूस करता है तो भाई जो ऑर्गेनिज्म है जो ये काम कर रहा है उसको क्या बेनिफिट है। तो बेनिफिट क्या है भाई, यहाँ पर बेनिफिट ये है कि जो स्पोर्स होते हैं ना, स्पोर्स एक्चुअल में ऐसे रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं जो पहली बात तो मोटाइल हैं, यानी कि दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। ठीक है, दे आर वेरी लाइट। ठीक है, इन्हें एयर भी बहा के ले जा सकती है, इन्हें वाटर भी बहा के ले जा सकता है। इस मीन्स कि जो इसका स्प्रेड है वो बहुत इजी है। सेकंड थिंग, द स्पोर्स आर कवर्ड विद अ टफ कोट। ठीक है, जो स्पोर्स होते हैं वो बहुत हार्ड कोट से कवर्ड होते हैं, जिसकी वजह से एडवर्स कंडीशंस के अंदर भी स्पोर्स बचे रहते हैं, वो जर्मिनेट नहीं करेंगे, लेकिन वो बचे रहेंगे। जब भी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी देन स्पोर जर्मिनेट कर जाएंगे। तो आंसर इसका देख लेते हैं, एन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड बाय रिप्रोड्यूसिंग थ्रू द स्पोर्स बिकॉज स्पोर्स आर सराउंडेड बाय थिक लेयर। ठीक है जी, एक मोटी सी लेयर से कवर्ड रहते हैं, विच प्रोटेक्ट देम इन एडवर्स कंडीशंस, बुरी कंडीशंस के अंदर जो इसे प्रोटेक्ट कर रही है। When the favorable conditions occur, जब भी अच्छी कंडीशंस आएंगी, these spores start to grow। ठीक है जी, ये जो स्पोर्स हैं वो फिर से ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। इन दिस वे दे आर सक्सेसफुली लिव इन अनफेवरेबल कंडीशंस। तो अनफेवरेबल कंडीशंस होने के बावजूद भी ये लगातार क्या रहेंगे, जिंदा रहने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा तरीका है स्पोर फॉर्मेशन का। स्पोर्स और गैमेट्स में देखो अंतर कई बार पूछ लिया जाता है, तो स्पोर्स आर 2n रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, लेकिन अगर हम गैमेट्स के बारे में बात करते हैं तो गैमेट्स जो है वो सिंगल एन रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है इस चैप्टर की डिस्कशन का, वहां पर आप जाके इसे अच्छे से समझ सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैन यू थिंक ऑफ रीजन व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन। ठीक है, क्यों ऐसा है कि जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो रीजनरेशन के द्वारा नए इंडिविजुअल्स नहीं राइज कर सकते या फिर प्रोड्यूस कर सकते। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स, एक बात दिमाग में डाल लीजिए कि जो रीजनरेशन है ना ये एक सक्सेसफुल तरीका नहीं है रिप्रोडक्शन का। ठीक है, लेकिन टेक्निकली रिप्रोडक्शन हम तब बोलते हैं किसी प्रोसेस को जिस प्रोसेस में कोई ऑर्गेनिज्म अपनी जनसंख्या को बढ़ा ले। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि
अगर बाई चांस या फिर एक्सीडेंटली, ठीक है, एक्सीडेंटली क्या होता है, कट जाते हैं या फिर उनके कोई बॉडी पार्ट्स हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उनके बॉडी पार्ट्स क्या हो जाते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपके घर के अंदर मौजूद लिजर्ड, अगर लिजर्ड के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, उसकी अगर टेल कट जाती है तो टेल दोबारा से रीजनरेट हो जाती है, ठीक है ना। सो रीजनरेशन इज द एबिलिटी टू रीगेन द लॉस्ट पार्ट बाय द ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपने लॉस्ट पार्ट को अगर रीगेन कर लिया जाता है, दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज द रीजनरेशन। लेकिन रीजनरेशन जो है वो लिजर्ड के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं मानी गई। क्यों? क्योंकि लेजर्ड की टेल कटी एंड देन जो लेजर्ड थी उसमें नई टेल आ गई, तो भाई नई नई लेजर्ड तो आई नहीं, सिंगल लेजर्ड रही वहां पर। तो इस वजह से जस्ट उसे रीजनरेशन बोला गया। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो कि इस तरीके को भी अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने का एक मेथड बना लेते हैं, सो उस समय पे रीजनरेशन एक रिप्रोडक्शन का तरीका बन जाती है। एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अगर हम कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं जैसे कि आप लोग हैं, ठीक है, सो स्पेशलाइज्ड सेल मेक अप द टिश्यूज, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मेक्स अप ऑर्गन्स, तो जो टिश्यू है वो ऑर्गन बना देते हैं, एंड ऑर्गन्स मेक्स अप ऑर्गन सिस्टम, और जो ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एंड इस तरह के आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद है जो आपके लिए काम कर रहे हैं। Since complex organisms, multicellular organisms have a very high degree of organization, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि आप अपनी बॉडी को आप देखोगे तो कितनी जटिलताएं हैं, आंखें हैं, नाक है, टंग है, टीथ हैं, हार्ट है, लंग है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, मतलब सो मैनी पार्ट्स ऑफ देयर इन योर बॉडी, क्लियर, जो कि पूरी बॉडी को बना भी रही है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ मान लीजिए आपकी एक उंगली कट गई, तो क्या उंगली में से आपकी पूरी बॉडी आ जाएगी क्या? नहीं आने वाली भाई, नहीं आने वाली ना। सो अगर मैं कहता हूँ कि आपकी उंगली कटी है एंड देन उसकी जगह पे नई उंगली आ गई, तो वो ठीक है, रीजनरेशन है। लेकिन जो कटी हुई उंगली है, क्या उसमें से पूरी बॉडी निकल जाएगी? नहीं निकलने वाली है। सो रीजनरेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के लिए पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ, जैसे उंगली का मैंने एग्जांपल दिया, तो उंगली के अंदर से जो निकलने वाली कोशिकाएं हैं वो उंगली की ही कोशिकाएं हैं, जैसे कि स्किन हो सकती है, मसल्स हो सकती हैं, बोन्स हो सकती हैं। लेकिन क्या ये वाली जो कोशिकाएं हैं ये हार्ट सेल्स बना देंगी क्या? नहीं बनाने वाली। क्या ये लंग सेल्स बना देंगी क्या? नहीं बनाने वाली। सो ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, अ डॉग इज कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट बी रीजनरेट फ्रॉम इट्स कट बॉडी पार्ट, ठीक है। ऐसे अ कट टेल, अगर उसकी एक टेल काट दी जाती है, एक्चुअली एक ही होती है, तो अगर उसकी टेल काट दी जाती है तो क्या टेल में से एक नया डॉगी निकल आएगा क्या? भाई निकल नहीं निकलने वाला, क्योंकि उसके पास देखो हार्ट है, ब्रेन है, लंग्स है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, एंड सो मेनी थिंग्स, ठीक है ना, इज देयर इन योर इन द बॉडी ऑफ द डॉग और इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं, तो भैया सीधी सी बात है, आप समझ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना किसी देरी के। Why is vegetative propagation practiced for growing some type of plants? तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं। वेजिटेटिव बोलते हैं ऐसे पार्ट्स को, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे पार्ट्स को जो कि रिप्रोडक्शन के लिए नहीं बने थे, लेकिन क्योंकि उनके पास शायद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है, या फिर अगर हैं भी तो वो इतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने वेजिटेटिव पार्ट्स को ही यूज करना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ तो समझ में आएगा। मान लीजिए मैं एक ह्यूमन बॉडी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर टेस्टीज हैं या फिर ओवेरीज हैं, ठीक है, या फिर फेलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, पेनिस है, एंड सच टाइप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, सच टाइप ऑफ द ऑर्गन्स जो कि हम कह रहे हैं कि भाई वो रिप्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ आंख, कान, टंग, टीथ, हाथ, पैर, तो क्या ये भी रिप्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये रिप्रोडक्शन में यूज नहीं हो रहे। तो जो ऐसे पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए नहीं बने वो वेजिटेटिव बोलते हैं, और जो पार्ट्स हैं जो सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए बने हैं भाई उनको रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बोलते हैं ना, है। तो क्वेश्चन है, व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट्स? क्यों ऐसा है कि कुछ तरह के प्लांट्स हैं उनके साथ वेजिटेटिव प्रोपागेशन ही यूज किया जाता है? तो सीधी सी बात है, या तो सीड फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, या फिर उनके पास फ्लावर ही नहीं बन रहा है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर किसका? प्लांट्स का। तो अगर प्लांट के पास रिप्रोडक्टिव पार्ट ही नहीं होगा तो बेचारे को वही वेजिटेटिव पार्ट से करना पड़ेगा। आंसर देख लेते हैं। Vegetative propagation is practiced for growing such plants which usually do not produce seeds, ठीक है। तो जनरली वो सीड प्रोड्यूस नहीं करते, और हम कह सकते हैं कि वो फ्लावर ही प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। या फिर फ्लावर भी प्रोड्यूस करते हैं तो वो फ्लावर इस लायक नहीं है कि भाई वो सीड अच्छे से बना पाए।
या फिर जो सीड भी बने हैं तो वो इस लायक नहीं है कि वो जर्मिनेट हो पाए। तो अल्टीमेटली मैं ये बात कर रहा हूँ कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो भी कुछ पैदा कर रहे हैं वहां पर वो रिप्रोडक्टिव जो यूनिट्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रही हैं। इसी वजह से कुछ प्लांट्स को वेजिटेटिव प्रोपागेशन में जाना पड़ा मजबूरन, जैसे कि बानियान ट्री, ठीक है, रोज फ्लावर अगर हम बात करते हैं तो फूल वगैरह है, बानियान ट्री में तुम देखोगे तो हो सकता है फ्लावर ही नहीं है वहां पर, तो लेकिन अल्टीमेटली क्या वो सीड प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, इस वजह से उनको वेजिटेटिव पार्ट यूज करने पड़ रहे हैं और उनको वेजिटेटिव प्रोपागेशन करनी पड़ रही है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Why is DNA copying an essential part of process of reproduction? ये पहले भी कराया गया है, इसको दोबारा से करने की मुझे तो आवश्यक, लेकिन अल्टीमेटली आपको बताना तो पड़ेगा ही। तो डीएनए कॉपिंग क्या है भाई? डीएनए कॉपिंग एक ऐसी प्रोसेस है कि जो नया डीएनए आने वाला है जो कि प्रोजेनी के पास जाएगा, वो प्रोजेनी के पास पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके जाने वाला है, ठीक है। सो अगर पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोजेनी के पास पहुंच जाते हैं तो प्रोजेनी भी बिहेव करेगा या फिर उसका स्ट्रक्चर अपीयर होने वाला है अपने पेरेंट्स की तरह का, और रिप्रोडक्शन इसी का नाम है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक हाथी जो है वो रिप्रोडक्शन कर रहा है और उसकी जो प्रोजेनी है वो एक डॉग की तरह अपीयर हो। भाई हो गया, ठीक है, जनरेशन आ गई है, लेकिन जनरेशन उसी की जैसी दिखनी चाहिए ना। तो उसकी जैसी अगर जनरेशन दिखनी चाहिए तो कब दिखेगी? जब उसके जैसा डीएनए उसके पास होगा। सो जो एलिफेंट है जो कि ब्रीड कर रहा है उसका डीएनए जिस समय पे कॉपी हुआ है तो वो कॉपी अच्छे से होना चाहिए, जिसकी वजह से जब प्रोजेनी के पास हो जाएगा तो वो अच्छे से वहां पे फंक्शन कर पाए, ठीक है। चलो, DNA copying is essential part of the process of reproduction so that the characteristics of the parents organism are transmitted to its offsprings, and at the same time some occasional variations are also produced in the offspring. So भैया देखो variations वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउन चला जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे इनहेरिटेंस को कायम रखने के लिए, इनहेरिटेंस को बनाए रखने के लिए डीएनए कॉपिंग अच्छे से करना चाहते हैं। हालांकि जब भी हम फोटोकॉपी कराते हैं भाई, तुम अपने घरेलू जीवन में देखो, जब भी तुम फोटोकॉपी कराते हो तो जो नई फोटोकॉपी आई है, जो जीरोक्स आई है, उस जीरोक्स में अगर आप कंपेयर करते हो ओरिजिनल कॉपी से तो थोड़ी बहुत वेरिएशंस आ जाती हैं। तो जो ये वेरिएशंस है यही इवोल्यूशन का बेस बन जाती है, ठीक है। तो ये भी आवश्यक है, ठीक है, जरूरी है, बट डीएनए कॉपिंग इज एसेंशियल टू ट्रांसमिट द सेम टाइप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द प्रोजेनी, ठीक है ना जी। जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑफस्प्रिंग तक भेजने के लिए डीएनए कॉपिंग का होना बड़ा आवश्यक है, अच्छे से होना आवश्यक है एक्चुअली। चलो, क्लियर है आपको, मुझे पता है आप सब समझदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन? 8th क्लास का क्वेश्चन है भाई, क्या समझाऊं मैं तुम्हें, ठीक है, बट मजबूरी है भाई मेरी, मेरे को समझाना तो पड़ेगा ही। भाई पॉलिनेशन के बारे में बात करते हैं तो पॉलिनेशन इज जस्ट द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। कहां से? पुंकेसर से स्त्रीकेसर तक, बोले तो एंथर से स्टिग्मा तक। अगर फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द ओवरी, जहां पर विद विल मेल गैमेट विल फ्यूज विद द फीमेल गैमेट, ठीक है, टू प्रोड्यूस द जायगोट, ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा होगा मुझे पता है। चलो एक बार इसका देख लेते हैं, ट्यूबुलर फॉर्म में इसकी डिफरेंसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच द पॉलन ग्रेन्स इज प्लेस्ड ऑन द फीमेल स्टिग्मा, ठीक है, जो पॉलन्स हैं, जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो गिर जाते हैं फीमेल स्टिग्मा के ऊपर। इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोग्रेस टूवर्ड्स द फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन होना है प्लांट के अंदर तो पॉलिनेशन का होना जरूरी है, तो पॉलिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना जी, जो कि प्रोग्रेसली आगे चलने वाला है किसके तरफ? फर्टिलाइजेशन की तरफ। बट फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन अकर्स और फर्टिलाइजेशन हैपेंस आफ्टर द पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन मान लीजिए नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाला है, ठीक है ना जी। और अगर हम फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन में डिप्लॉयड जायगोट आपको मिल जाता है, डिप्लॉयड बोले तो 2n जायगोट आपको मिल जाता है, जिसमें मेल जो सेक्स सेल है जिसे हम गैमेटिड बोलते हैं वो फीमेल सेक्स सेल यानी कि फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाता है और एक यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है। चलो दूसरा जो अंतर है वो है पॉलिनेशन प्रोसीड्स फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन प्रोसीड करती है फर्टिलाइजेशन को, ठीक है ना जी। और ये होता कहाँ पर है? आउटसाइड होता है। किसके द्वारा होता है भाई? विंड, वाटर और इंसेक्ट्स के द्वारा हो जाता है, आपको पता है। जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा या फिर इंसेक्ट्स के द्वारा एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचा दिए जाते हैं, जिसके लिए इंसेक्ट्स को एक अच्छा खासा लाभ दिया जाता है नेक्टर का, या फिर उन्हें लालच दिया जाता है नेक्टर का, हम कह सकते हैं। फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द फ्लावर। इनसाइड द फ्लावर भी नहीं, एक्चुअली इनसाइड द ओवरी होने वाला है,
ठीक है ना जी। तो ये एक्चुअल में क्या एक्सटर्नल जो वेक्टर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर एक बार पॉलिनेशन हो गया है तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन का होना स्वाभाविक है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने वाला है फॉर्म पे, उसके लिए किसी वेक्टर की जरूरत नहीं है, बट पॉलिनेशन के लिए वेक्टर की जरूरत है। तो जो वेक्टर है वो नॉन लिविंग तो होते ही नहीं एक्चुअली में, उनको तो कैरियर बोलते हैं। जो वेक्टर्स है वो लिविंग कैरियर्स को हम वेक्टर बोलते हैं। तो इंसेक्ट जो है वो वेक्टर के तौर पे यहाँ पे देखा जा रहा है, हालांकि विंड और वाटर के द्वारा भी पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, पहले तो बच्चे ये दिमाग में डाल दीजिए कि सेमिनल वेसिकल और जो प्रोस्टेट ग्लैंड हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिस्से हैं, ठीक है ना जी। सेमिनल वेसिकल बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके ऊपर लगातार क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं और वो भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको कर लेना चाहिए। आंसर एक बार देख लेते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ कि 100% एक सीमेन यानी कि वो सीक्रेशन जो कि ड्यूरिंग द मैटिंग या फिर ड्यूरिंग द संभोग बॉडी से इजेक्ट होने वाला है ना, बॉडी से बाहर निकलने वाला है, ह्यूमन मेल बॉडी से बाहर निकलने वाला है, तो उसका 60% अगर हम बात करते हैं तो सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस करने वाला है और 30% बात करते हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस करने वाली है। ठीक है, इसका एक बार आंसर देख लेते हैं। बोथ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेट्स फ्लूइड्स व्हिच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द सीमेन। यानी कि सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड कुछ ऐसे फ्लूइड्स को सीक्रेट करती है जो कि सीमेन बना रहे हैं। सीमेन बोलते हैं उस सीक्रेशन को जो कि ह्यूमन बॉडी से बाहर आने वाली है, ह्यूमन मेल बॉडी से बाहर आने वाली है ड्यूरिंग द मेटिंग, ठीक है ना जी, ड्यूरिंग द हम सेक्सुअल इंटरकोर्स हम कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि 60% आने वाला है सेमिनल वेसिकल से और 30% आने वाला है प्रोस्टेट ग्लैंड से। ठीक है, तो 90% हो गया, बाकी जो 10% है उसमें स्पर्म्स हैं। ठीक है, कुछ एंजाइम्स भी वहां पर होते हैं, कुछ शुगर है, फ्रुक्टोज है, एंड इस तरह के नरिश न्यूट्रिएंट भी वहां पर होते हैं जो कि स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग, ठीक है ना, टाइम। तो जो ट्रैवलिंग टाइम है कि भाई वो बॉडी से बाहर निकले एंड देन विजाइना को क्रॉस करते हुए, सर्विस को क्रॉस करते हुए यूट्रस तक पहुंचे हैं और यूट्रस को भी क्रॉस करते हुए फ्लोपियन ट्यूब तक जाना है उन्हें, जहां पर फर्टिलाइजेशन होना है, तो उसके लिए है। ठीक है ना जी। अगर हम बात करते हैं दिस फ्लूइड्स प्रोटेक्ट्स द स्पर्म्स फ्रॉम द एसिडिक प्रेजेंट इन द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा मेल बॉडी ही है, ठीक है। फीमेल के अंदर भी यूरेथ्रा होता है बट रिप्रोडक्शन में फीमेल यूरेथ्रा का कोई यूज नहीं है। मेल यूरेथ्रा इज जो कॉमन ट्रैक बन जाता है सेक्सुअल ट्रैक, और जो यूरिनरी ट्रैक है वो यूरेथ्रा ही बन जाता है। तो जो यूरेथ्रा है वो एसिडिक है ना, उस पर एसिडिक माहौल है, जिससे प्रोटेक्ट करने के लिए इन फ्लूइड्स का होना जरूरी है, क्योंकि ये फ्लूइड्स एल्कलाइन होते हैं यानी कि बेसिक होते हैं। These fluids provides nutrition to the sperms in the form of fructose, calcium and some enzymes। देखो ये बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि है और जो सेमिनल वेसिकल हैं जो कि एक्चुअल में स्टोरिंग कैबिन का काम करते हैं स्पर्म्स के लिए, कब तक, जब तक कि वो बॉडी से बाहर नहीं जाएंगे तब तक के लिए, तो वो उन्हें न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रक्टोज और कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स के रूप में। ठीक है, तो समझ सकते हो आपके सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी आवश्यक बन जाती है रिप्रोडक्शन के लिए, कि भाई टेस्टिस ने क्या किया, स्पर्म प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन उन स्पर्म्स को अब सर्वाइव कराने के लिए सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का होना आवश्यक है। ठीक है, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेंगे, कुछ फ्लूइड्स पैदा करने वाले हैं जो फ्लूइड्स नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहली बात, जिस समय पे इजैकुलेट होंगे उस समय पे जो यूरेथ्रा है, मेल यूरेथ्रा जो है, ठीक है ना, जो रास्ता है कि स्पर्म्स यहां से देखो बाहर निकलेंगे, ठीक है, तो दिस वन इज द यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये यूरेथ्रा क्योंकि एसिडिक है, क्योंकि यूरिन भी यहीं से बाहर जाता है, तो इस एसिडिक जो एनवायरनमेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्रंथि ने 30 और 60% के रूप में जो फ्लूइड्स निकाले हैं वो फ्लूइड्स एल्कलाइन है और न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म्स इजिली फिर बॉडी से बाहर जा सकते हैं, कम से कम अपनी बॉडी से तो नहीं लड़ना पड़ेगा उन्हें। ठीक है, नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स रिकॉल कर लीजिए प्यूबर्टी क्या है। प्यूबर्टी किसी भी इंसानी जीव के जीवन में आने वाला वो टाइम है जिस समय पे सेक्सुअल मैच्योरिटी वो अटेन करना स्टार्ट कर देता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बॉयज के अंदर थोड़ी सी ये है कि एक स्पेशल काइंड ऑफ इवेंट बॉडी के अंदर नहीं होता है, बट गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन फ्लो होना शुरू होता है, जिसकी वजह से एकदम से पता लगता है कि हाँ समथिंग इज हैपनिंग डिफरेंट, जो कि पहले कभी नहीं हुआ।
ठीक है। सो फीमेल की बॉडी के अंदर अगर बात करते हैं तो देखिए क्या क्या चेंजेस हैं। हेयर्स ग्रो अंडर आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन, जो प्यूबिक रीजन है यानी कि जो सेक्सुअल रीजन्स हैं, और जो आर्मपिट्स हैं यानी कि जो आपके हाथों और थोरेसिक कैविटी के बीच में जो जगह है आर्मपिट्स जिन्हें बोलते हैं, वहां पर हेयर्स ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। एक्चुअल में ये वाला जो चेंज है वो मेल्स के अंदर भी देखा जा सकता है। मेमोरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं तो मेमोरी ग्लैंड मेल और फीमेल दोनों के पास है, बट जो फीमेल्स हैं उनके पास जो मेमोरी ग्लैंड है वो एक्टिवेटेड है, यानी कि वो ब्रेस्ट की फॉर्म में है और डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, एनलार्ज होनी स्टार्ट हो जाती है। द हिप्स ब्रॉडन, ठीक है, जो हिप्स है वो ब्रॉड होने स्टार्ट हो जाते हैं। एक्स्ट्रा फैट इज डिपॉजिटेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक द हिप्स एंड द थाइज, जो थाइज है और जो हिप्स हैं वहां पर जो फैट है, एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। सस्पेंशन के लिए एक्चुअली होता है और टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, बट आप उसे एक्सटर्नली देख सकते हो। ठीक है ना। फिलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड विजाइना एनलार्ज। सो अगर हम विजाइना के एनलार्जमेंट के बारे में बात करते हैं तो एक फीमेल जो है वो ये चीज तो ऑब्जर्व कर सकती है कि विजाइना एनलार्ज है, हो रही है, बट फ्लोपियन ट्यूब एंड यूट्रस की एनलार्जमेंट के बारे में उस समय पे नहीं पता लगता है, बट क्योंकि हम मेडिकल पढ़ रहे हैं इस समय पे तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो फ्लोपियन ट्यूब और जो यूट्रस है, ठीक है, जो गर्भाशय है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पेल्विक बोन क्या हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है। ओवरीज स्टार्ट टू रिलीज एग, जो ओवरीज हैं वो एग रिलीज करना स्टार्ट कर देती हैं। मेंस्ट्रुएशन, मंथली पीरियड्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। फीलिंग एंड सेक्सुअल ड्राइव्स एसोसिएटेड विद द एडल्टहुड बीइंग टू डेवलप। ठीक है ना जी। सो फीलिंग्स अगर हम बात करते हैं तो ये एक बहुत प्राइवेट और अपने तक सीमित रहने वाली बात है, जिसमें एक मेल या फिर फीमेल जो है वो डिफरेंट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए फीलिंग्स आनी भी स्टार्ट हो जाती हैं। देखिए ये भी ना हार्मोनल चेंजेस का ही एक रिजल्ट है। ठीक है। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि प्यूबर्टी के टाइम पे ये चेंजेस हम देख सकते हैं। तो ये वाला जो चेंज है वो बिहेवियर में आया हुआ चेंज है। ऊपर वाले जो हैं वो बॉडी पार्ट्स के अंदर आए हुए चेंजेस हैं। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी। सो जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो बोलते हैं जो कि भ्रूण है, ठीक है, वो नरिशमेंट कैसे प्राप्त करता है मदर बॉडी के अंदर। तो मुझे पता है, आप लोगों को पता है कि प्लेसेंटा एक डिवाइस है जो कि यूट्रस के साथ चिपका होता है, यूट्रस के साथ स्टिक होता है और एम्ब्रियो के साथ जुड़ा होता है एक ट्यूब के जरिए, जिसे अम्बिकल कॉर्ड बोलते हैं। तो वहां से जो एम्ब्रियो है वो मदर बॉडी से नरिशमेंट ले लेता है। आंसर एक बार देखते हैं। इन मदर्स बॉडी द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट फ्रॉम द मदर्स ब्लड, मदर की जो ब्लड है वहां से लेता है, बट किसके थ्रू, फॉर दिस, ये करने के लिए क्या करता है, देयर इज अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा नाम का एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, बहुत खास है एक्चुअल में। प्लेसेंटा के बारे में हमने डिस्कस किया है बहुत अच्छे से पिछली वीडियोस के अंदर। सो देखिए डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, आप वहां से जो पुरानी वीडियोस हैं यानी कि जो रिप्रोडक्शन को कंप्लीट हमने डिस्कस किया है, वहां पर जो वीडियोस हैं वहां से आप उसे अच्छे से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A woman is using copper tea, will it help in protecting her from the sexually transmitted disease? तो भाई देखो सीधी सी बात है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज तो तभी रुकने वाली है जिस समय पे डायरेक्ट कांटेक्ट ड्यूरिंग द मीटिंग, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब एक मेल और फीमेल का जो डायरेक्ट कांटेक्ट है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट है, अगर वो रुक जाए तो हो सकता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का जो प्रोटेक्शन है वो हो सकती है। बट कॉपर टी तो भाई, कॉपर टी तो एक डिवाइस है जो कि फीमेल बॉडी के अंदर फिट कर दी जाती है, जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कहलाती है और गर्भ निरोधन में यूज होती है। तो भाई मेरे हिसाब से तो नहीं करने वाले हैं यहाँ पर। कॉपर टी इज अ कॉन्सेप्टिव मेथड विच प्रिवेंट्स द इम्प्लांटेशन ऑफ द जायगोट इनसाइड द यूट्रस। सो कॉन्सेप्टिव डिवाइस है, कॉन्सेप्ट मेथड भी है ना, कि भाई इसे लगा लेते हैं तो दिस इज द मेथड, और कॉन्सेप्ट जो कॉपर्टी है वो कॉन्सेप्टिव डिवाइस है। इट कैन नॉट प्रिवेंट अ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से नहीं ये प्रिवेंट करेगी, क्योंकि भाई जो सीधा कांटेक्ट है मेल और फीमेल का वो तो नहीं रुक रहा ना इससे। बैरियर मेथड्स में अगर हम कॉन्डोम्स के बारे में बात करते हैं तो कॉन्डोम्स कैन प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, क्योंकि मेल बॉडी या फिर फीमेल बॉडी को कवर कर दिया जाता है एक रबर डिवाइस के द्वारा जिसे हम कॉन्डोम बोल रहे हैं। एंड देन जो
स्किन पार्ट्स हैं, ठीक है, जो स्किन है वो एक दूसरे से कांटेक्ट में ही नहीं आती है, ठीक है ना जी, तो जिस वजह से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज रुक जाती है, ठीक है, तो कॉपर टी तो नहीं करने वाली है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग। भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हो रहा है, और बडिंग जो है रास्ता है, ठीक है, बडिंग जो है वो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करने का। इसके बारे में देखो, इस क्वेश्चन को अच्छे से करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कितनी तरह से हो सकता है। तो बडिंग से हो सकता है, स्पोर फॉर्मेशन है, रीजनरेशन है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन है ना, फ्यूजन है, ऐसे ही कुछ बताए गए हैं आपको। तो भाई इसमें पूछा गया कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हो रहा है बडिंग के द्वारा, तो किसके द्वारा किस में हो रहा है, बाइनरी फ्यूजन नहीं पूछा तो अमीबा तो यहाँ पर नहीं होने वाला है, मल्टीपल फ्यूजन नहीं पूछा तो जो प्लाज्मोडियम है वही भी नहीं होने वाला है, रीजनरेशन भी नहीं पूछा है तो लेसमीनिया के अंदर भी नहीं हो रहा है, तो बडिंग पूछा है तो भैया बचा एक ईस्ट, ठीक है, जो ईस्ट है वो बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेता है। चलो यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिखा दिया जा रहा है भाई, ये है ईस्ट, इसमें से देखो बर्ड जनरेट हुआ, ये बर्ड जनरेट हुआ, देन ये एनलार्ज हुआ, इसके बाद ये डिटैच हो जाएगा और एक इसी तरह की कोशिका बन जाएगी जो कि फिर न्यू इंडिविजुअल के तौर पे सर्वाइव करेगी। भाई पॉपुलेशन बढ़ गई है, रिप्रोडक्शन इसे माना जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, Which of the following is not a part of the female reproductive system in human being? तो भैया देखो डायग्राम को मत देखो, पहले ही देख लो ऑप्शंस। Which of the following is not a part of female reproductive system in human beings? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखा रखा है, बट इसे मत देखना स्टूडेंट्स, पहले आपको ऑप्शंस देखने हैं। तो भाई ओवेरी है, यूट्रस है, तो यूट्रस और ओवेरी तो देखो फीमेल पार्ट ही हैं। वासा डिफरेंशिया के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे गड़बड़ है भाई, वासा डिफरेंशिया आप यहाँ पर नहीं देखोगे कहीं पर भी, है ना, फ्लोपियन ट्यूब देख पाओगे, फ्लोपियन ट्यूब ये रही, ठीक है, ओवेरी भी है यहाँ पर, ओवेरी ये रही, यूट्रस भी है भैया, यूट्रस ये रहा, बट वासा डिफरेंशिया तो भाई मेल बॉडी का पार्ट है। चलो ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, वासा डिफरेंशिया आंसर इसका, द एंथर कंटेन्स, तो जो एंथर है भाई वो क्या कंटेन करता है, तो सीधी सी बात है भाई पॉलन ग्रेन को कंटेन करेगा, सेपल को तो कंटेन करेगा नहीं ना, ओव्यूल को कंटेन करेगा, ओव्यूल तो भाई फीमेल पार्ट में होने वाला है, कार्पेल को भी नहीं करने वाला है, कार्पेल भी एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, है ना जी, जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, या फिर जो सेपल के बारे में बात करते हैं तो कलर वगैरह इसका थोड़ा सा अलग सा होता है। तो पॉलन ग्रेन जो है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट है, और जो एंथर है वो मेल ऑर्गन है, तो जो पॉलन ग्रेन्स है वो एंथर के पास ही होते हैं, तो एंथर कंटेन्स पॉलन ग्रेन, आंसर बन गया पॉलन ग्रेन, आंसर ये रहा, डायग्राम भी ये रहा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों को क्या फायदा है, तो भैया देख लो कि देखो यहाँ पे तो डिफरेंस ही दिखा रखा है एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। मैं एक टेक्निकली आपको बता देता हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस होती हैं ज्यादा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्योंकि नया कोई दूसरा पेरेंट्स नहीं है तो इस वजह से डीएनए जो कॉपी होगा वो एग्जैक्ट कॉपी हो जाता है, कोई नया डीएनए तो आके मिलने वाला नहीं है उसमें। एसेक्सुअल में तो भाई सिंगल पेरेंट है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स है तो दो जगह से डीएनए आ सकता है, दो जगह से डीएनए आएगा तो जो नया जीव है उसके पास दो जगह के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, ठीक है, तो जो दो जगह के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे वो वेरिएशंस पैदा करेंगे ज्यादा मात्रा में, और आप लोगों को पता है कि वेरिएशंस ऑलवेज helps in the survival of the organism in adverse conditions or the in changing conditions। changing conditions के अंदर अगर जीव को जीना है तो उसे बदलते हुए बिहेवियर के साथ ही जीना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माहौल तो लगातार बदल रहा है, ठीक है, अगर बदलते माहौल के अंदर जीव अपने आप को नहीं बदल पा रहे हैं तो इसका मतलब नेचुरल सिलेक्शन के अंदर वो फेल हो जाएंगे एंड देन नेचर उन्हें रिजेक्ट कर देगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बदलाव आने की चांसेस ज्यादा हैं, तो इस वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों के का सर्वाइवल जो है वो बदलती हुई कंडीशंस के अंदर ज्यादा है। यही एडवांटेजेस है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओवर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको करने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, What are the functions performed by the testes in human beings? ह्यूमन बींग्स के अंदर जो टेस्टिस हैं भाई उनका क्या फंक्शन है, तो भैया दो फंक्शन सीधे सीधे से हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करने हैं। सबसे पहली बात तो मेल गैमेट है, मेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगी। टेस्टिस जो है वो क्या कहलाती हैं, गोनाड्स कहलाती हैं। तो गोनाड्स ऐसे स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो कि गैमेट्स पैदा करते हैं।
तो टेस्टिस जो है मेल गोनाड है। तो सबसे पहली बात तो स्पर्म प्रोड्यूस करेगी। दूसरी बात क्या है, टेस्टोस्टेरोन नाम का जो सेक्स हार्मोन है जो कि प्यूबर्टी इन द ह्यूमन मेल के अंदर रिस्पॉन्सिबल है, वो प्रोड्यूस करने वाली है। ठीक है, तो आंसर इसका देखते हैं। द फंक्शन ऑफ द टेस्टिस इन ह्यूमंस आर फॉलोइंग आफ्टर द स्टेज ऑफ द एडोलसेंट टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट्स इन द ह्यूमन मेल व्हिच आर कॉल्ड द स्पर्म। बहुत अच्छी बात है। अ हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस। Testosterone controls the development of the reproductive organs and the secondary sexual characteristics जो कि प्यूबर्टी के दौरान आपको दिखाई दे जाते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई। ठीक है, एंजॉय किया करो। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को एंजॉय किया करो जिससे कि आपको बर्डन ना लगे कि भाई हम कुछ याद कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त करनी है। ठीक है, अगर अच्छे से कर पाओगे तो फिर अच्छे से उन्हें फिर रिप्रेजेंट भी कर पाओगे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। Why does menstruation occurs? menstruation क्यों होती है? तो सबसे पहली बात तो समझ लो menstruation होती क्या है। तो भैया ड्यूरिंग द मंथ एक दिन या फिर एक समय ऐसा आता है फीमेल बॉडी के साथ कि जिस समय पे थ्रू द विजाइना कुछ ब्लडिंग उनकी बॉडी से होने वाली है। सो दैट इज कॉल्ड द menstruation फ्लो। ठीक है, सो menstruation होता ही क्यों है इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ क्योंकि काफी लंबा टॉपिक हो जाता है ये, है ना, सीमित देख लेते हैं। इफ द ओवम डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है, ठीक है ना जी, किसी भी कारण से हो सकता है ये कि भाई स्पर्म नहीं पहुंचा वहां पर या फिर कंडीशंस अच्छी नहीं थी, जो स्पर्म्स वहां पे पहुंचने वाले थे वो उनको किल कर दिया गया डब्ल्यूबीसीज के द्वारा या फिर एसिडिक माहौल जो कि विजाइना के अंदर होता है उसके द्वारा, तो अल्टीमेटली ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है। देन द थिक एंड द सॉफ्ट इनर लीनिंग ऑफ द यूट्रस इज नो लॉन्गर नीडेड। तो उसके बाद क्या होगा कि जब ओवम ही नहीं रहा तो ओवम को कैरी करने के लिए जो माहौल क्रिएट किया गया था यूट्रस के अंदर, जिसमें एक सॉफ्ट इनर लीनिंग, थिक सॉफ्ट इनर लीनिंग तैयार की गई थी, उसकी आवश्यकता अब लंबे समय तक नहीं है। हैंस इट ब्रेक्स, इस वजह से उसे ब्रेक कर दिया जाता है। ठीक है ना जी। सो द थिक एंड द सॉफ्ट इनर लीनिंग ऑफ द यूट्रस अलोंग विद द ब्लड वेसल्स एंड द डेड ओवम कम्स आउट ऑफ द विजाइना। विजाइना से जो डेड ओवम है जो कि मर चुका है, ब्लड वेसल्स हैं वो बाहर आ रही हैं, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ द ब्लड, दैट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन। तो अल्टीमेटली जो इसका भाई एक लाइन में अगर मैं एक आंसर बनाना चाहूं तो होगा कि भाई जिस समय पे ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो उस बार आपका मेंस्ट्रुएशन होने वाला है। अगर ओवम एक बार फर्टिलाइज हो गया तो जब तक ये ओवम अब गेस्टेशन पीरियड के दौरान यूट्रस के अंदर होगा तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होने वाला है। ठीक है ना जी। चलो, menstruation occurs after the interval of the every 28 days and the time period between ovulation and menstruation is about 14 days। तो जो 28 डेज है वो तो menstruation के लिए एक टाइम बताया गया कि भाई हर 28 दिन के बाद menstruation होने वाला है। कब? जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा। बट जो मर चुका एग है क्या उसकी जगह पे दूसरा एग भी प्रोड्यूस होने वाला है? तो हाँ, एक बार अगर मेंस्ट्रुएशन बंद होता है तो जिस समय पे मेंस्ट्रुएशन बंद होता है उसके 14 दिन बाद ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन बोले तो नया एग प्रोड्यूस होता है, कहाँ से? ओवेरी से। ठीक है, सो मेंस्ट्रुएशन कब होने वाला है? जिस समय पे एग फर्टिलाइज नहीं होने वाला है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो वो पिछली वीडियोस में जाकर देख सकता है कि मेंस्ट्रुएशन के बारे में वहाँ पर सारा डिस्कस किया गया है और वो अच्छे से उसे समझ सकता है। ठीक है जी। और अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिससे कि इसका फायदा फिर उन्हें पहुंच पाए। ठीक है ना। नए यूजर्स जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि नई आने वाली नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिल जाएं और आप नई वीडियोस को भी अच्छे से देख पाएं। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर। तो भैया देखिए ये तो सीधी सी बात है कि ड्रॉ तो देखो आपको ही करना है। ठीक है, एक 10th क्लास का जो स्टूडेंट है उसके अपने हाथों पर इतनी तो कमांड होनी चाहिए भाई कि वो अच्छे से डायग्राम्स ड्रॉ कर पाए। तो ये रहा आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर। तो देखो इसमें खास बात ये है कि आपको ना जो इसके पार्ट्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे यहाँ पे स्टिग्मा शो किया हुआ है, एंथर है, फिलामेंट है, पेटल्स हैं जो कि कलरफुल पार्ट होते हैं, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, सेपल है जो कि ओवेरी को चारों तरफ से ढके हुए है, बहुत हार्ड है और जो ओवम है अंदर उसको प्रोटेक्ट करता है।
है ना जी। पिस्टिल अगर बोलते हैं तो फीमेल कंप्लीट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं उनको पिस्टिल बोला गया है, जिसमें स्टिग्मा आ जाता है, स्टाइल आ जाता है और साथ में ओवरी भी आ जाती है। स्टेमन बोलते हैं मेल पार्ट्स को, तो मेल पार्ट्स में एंथर है और फिलामेंट्स हैं। जो पेटल्स हैं और जो सेपल्स हैं ये एक्सटर्नल पार्ट्स हैं और इन्हें हम बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ होते हैं पॉलिनेशन के लिए, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और सेपल का मुख्य कार्य है ओवेरी तक भोजन पहुंचाना और उसकी प्रोटेक्शन करना। ठीक है, तो भैया छाप लीजिए, अपने दिमाग में छाप लीजिए इस वाले डायग्राम को, बहुत जरूरी है और फ्रिक्वेंटली आता है। ठीक है। अच्छा एक बात और मैं बता देता हूँ, डायग्राम्स अगर यहाँ पर आई गई हैं तो डायग्राम्स का मैं बता देता हूँ कि एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्राम्स है सिर्फ वही डायग्राम्स वैलिड होते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अगर आपको इसके कंपैरिजन में कोई आसान डायग्राम मिल जाता बट वो आउटसाइड द एनसीईआरटी है तो भैया वो वैलिड नहीं है, उसको करने का कोई फायदा नहीं है। फायदा आपको मिलेगा सिर्फ एनसीईआरटी डायग्राम्स को करने का। ठीक है, तो इसी ही करिएगा अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ द कॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्शन होता है गर्भ निरोधन। गर्भ निरोधन का मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट करना, सीधी सी बात है। बहुत सारे रीजन है। क्या रीजन है? फैमिली प्लानिंग है। मान लीजिए किसी को एक बच्चा है, ठीक है, वो चाहता है कि भाई जो नेक्स्ट बच्चा है वो 3-4 साल के बाद हो, तो कॉन्सेप्शन आप उसको क्या करना पड़ेगा? अपनाना पड़ेगा। कॉन्सेप्टिव मेथड्स उसे अपनाने पड़ेंगे। ठीक है ना जी। मान लीजिए किसी के पास 2 बच्चे हैं और वो चाहता है कि भाई हाँ हमारी फैमिली तो पूरी हो गई है और हमें नेक्स्ट क्या कहते हैं नहीं चाहिए, है ना, आगे कोई बच्चा नहीं चाहिए, तो उसको कॉन्सेप्शन अपनाना पड़ेगा। आगे बात समझ में। मान लीजिए कि एक बच्चा है एंड उसके बाद उनको कुछ सेक्सुअल डिजीज हो गई है, ठीक है ना, और वो सेक्सुअल डिजीज ऐसी हैं जो कि बच्चे तक भी जा सकती हैं, तो उनको फिर नेक्स्ट आने वाली जो प्रेगनेंसीज है उनको प्रिवेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए कॉन्सेप्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि भाई व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स। ठीक है ना, कि कॉन्सेप्शन अगर किसी को अपनाना है तो कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, तो ये रहे आंसर। बैरियर मेथड है, केमिकल मेथड है। बैरियर मेथड्स में क्या यूज किया जाता है? बैरियर मेथड्स में कॉन्डोम्स और डायफ्राम्स यूज किए जाते हैं या फिर सर्विकल कैप्स यूज कर ली जाती हैं। इसमें होता क्या है कि एक रबर डिवाइस होता है जिससे जो मेल ऑर्गन है या फीमेल ऑर्गन है उसे कवर कर दिया जाता है। तो ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स जो भी सीक्रेशंस ह्यूमन मेल बॉडी के अंदर से आने वाली हैं वो रुक जाती हैं उस डिवाइस के अंदर ही, तो फीमेल बॉडी के अंदर वो नहीं जाती है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नाम की जो प्रोसेस है वो रुक जाती है, प्रिवेंट हो जाती है और अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोका जा सकता है। साथ में सेक्सुअल जो ट्रांसमिटेड डिजीज हैं उनको भी बैरियर मेथड्स के द्वारा अच्छे से प्रिवेंट किया जा सकता है। बाकी चलो केमिकल मेथड पे चलते हैं। तो केमिकल मेथड्स के अंदर भाई क्या होता है कि जो फीमेल है वो कुछ पिल्स ले लेती है, यानी कि कुछ टैबलेट्स ले लेती है, ऑरल भी ले सकती है और विजाइनल भी ले सकती है। कुछ टैबलेट्स ऐसी होती हैं जो कि पानी के साथ दूध के साथ ले सकती है, ठीक है, रात में दिन में। और कुछ ऐसी भी पिल्स होती हैं जो कि विजाइना के अंदर रख ली जाती हैं, ठीक है ना, जिससे कि क्या होता है कि प्रेगनेंसी नहीं होती है ना जी। एक्चुअल में क्या है कि जो केमिकल मेथड्स हैं वो थोड़े से साइड इफेक्ट रखते हैं, तो इस वजह से जो आपके कलर्स हैं वो आपको केमिकल मेथड्स की तरफ जाने से मना करते हैं, लेकिन इनको भी खूब लोग अपनाते हैं कॉन्सेप्शन के लिए। ठीक है जी। अगला है आपका इंट्रायूटेरिन कॉन्सेप्टिव डिवाइस, आईयूसीडी बोलते हैं इन्हें, जैसे कॉपर टी वगैरह है। तो उसमें क्या होता है, यूट्रस के अंदर ही इसे फिट करा लिया जाता है, जो कि यूट्रस के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो जो आपका फीटस है वो इम्प्लांट ही नहीं होगा भैया। तो इम्प्लांट नहीं होगा तो प्लेसेंटा नहीं बनेगा, प्लेसेंटा नहीं बनेगा तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, वो प्रेगनेंसी होगी नहीं उसे। ठीक है। अगला है सर्जिकल मेथड, जो है वो परमानेंट मेथड्स हैं। इनमें क्या होता है कि जो फ्लोपियन ट्यूब है या फिर जो वासा डिफरेंशिया है, ठीक है ना, मेल्स के अंदर वासा डिफरेंशिया होता है, फीमेल के अंदर फ्लोपियन ट्यूब्स होती हैं। तो फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर कट लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से अगर फ्लोपियन ट्यूब के अंदर जिस कट लगाया तो ओवम नहीं पहुंचेगा यूट्रस तक, और अगर वासा डिफरेंशिया के अंदर कट लगाया है तो स्पर्म्स बॉडी के बाहर ही नहीं आने वाले हैं, तो जिस वजह से फर्टिलाइजेशन रुक जाएगा, और फर्टिलाइजेशन रुक जाएगा तो प्रेगनेंसी नहीं अटेम्प्ट होने वाली। मेल्स के अंदर अगर ये कट लगाया जाता है तो इस सर्जरी को बोलते हैं वास्कोटॉमी, और अगर फीमेल्स के अंदर ये कट लगाया जा रहा है तो उसे बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। ठीक है। अगर हम अपने समाज के अंदर बात करते हैं तो फीमेल्स के साथ ये होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि भाई हम प्रेगनेंसी नहीं हो तो बच्चे बंद करवाने वाला ऑपरेशन करा रहे हैं, तो उसे हम ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ आर द मोड्स फॉर रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कितना मतलब ठीक है, क्वेश्चन एनसीईआरटी का तो भाई हम इसकी बेइज्जती नहीं करेंगे। रिप्रोडक्शन
के बारे में अगर बात करते हैं तो भैया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी रिप्रोडक्शन करना है और मल्टी सेल्युलर को भी रिप्रोडक्शन करना है। क्यों करना है भाई? तो इस वजह से करना है क्योंकि रिप्रोडक्शन ही एक तरीका है जो कि मरे हुए जीवों की पॉपुलेशन को रीगेन करे या फिर उनको लगातार मेंटेन करे। ठीक है जी। लेकिन यूनिसेल्युलर के अंदर ये अलग तरीके से होगा, मल्टी सेल्युलर के अंदर ये थोड़ा सा अलग तरीके से होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं यूनिसेल्युलर के अंदर तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस, बट अगर मल्टी सेल्युलर के अंदर बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होता है, हालांकि एसेक्सुअल भी होता है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज रिक्वायर्ड इन दिस मेथड। तो ये तो चलो ठीक है, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में बात करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि यूनिसेल्युलर के अंदर एसेक्सुअल ही होता है तो इस वजह से वहां पर ओनली वन ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता है। लेकिन अगर हम मल्टी सेल्युलर्स के अंदर बात करते हैं, मल्टी सेल्युलर्स में अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो वहां पर मेल और फीमेल की आवश्यकता हो जाती है। ठीक है, आप समझदार है, आपको क्लियर है। नो स्पेशल सेल्स आर प्रेजेंट फॉर रिप्रोडक्शन। कोई भी नई सेल नहीं बनने वाली, जो पुरानी सेल है वही टूट जाएगी, कट जाएगी, रीजनरेट कर जाएगी, बडिंग कर देगी, तो आपका रिप्रोडक्शन हो जाएगा। कोई स्पेशल सेल नहीं बनाई। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाते हैं तो भाई स्पेशल सेल्स बनती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम हैप्लॉइड सेल्स बोल देते हैं या फिर जिन्हें हम गैमेट्स बोल देते हैं। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बारे में आपको पता है, यहाँ पर नहीं बन रही गैमेट। ठीक है। और अगर हम यूनिसेल्युलर के अंदर बात करते हैं तो नो स्पेशल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। भैया वो है यूनिसेल्युलर तो ऑर्गन्स तो बनने ही वाले नहीं है। ठीक है, ये तो देखो एक कॉमन सी बात है। मल्टी सेल्युलर्स के अंदर बात करते हैं तो मल्टी सेल्युलर्स में जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑर्गन सिस्टम अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो उनके पास रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद होते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, इजी था बहुत। और देखो मैं फिर से बोलता हूँ कि एंजॉय करते हुए पढ़िए, जिसकी वजह से आपको ये चीजें याद ना करने की आवश्यकता पड़े, आप इन्हें समझ लें अच्छे से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज। तो देखो ये आ गया वो क्वेश्चन जो मैं भी कह रहा था कि रिप्रोडक्शन की क्या आवश्यकता है। भाई मैं ये कहता हूँ कि एक ऑर्गेनिज्म जो पैदा हुआ, क्या वो कभी मरेगा नहीं? क्या भाई मरेगा, उसकी अपनी एक लाइफ स्पेन है। अपनी जिंदगी जीने के बाद अगर उसकी एक्सीडेंटल डेथ नहीं होती है तब भी नेचुरल डेथ तो होगी ना उसकी। तो अगर नेचुरल डेथ उसकी होती है तो उसकी जगह पे एक नया ऑर्गेनिज्म आना चाहिए जिसकी वजह से वो पॉपुलेशन मेंटेन रहे। ठीक है, तो होगा क्या कि मरने से पहले अगर वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर लेता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जगह पर उसका एक वारिस आ गया ना, है। और उसका जो वारिस है वो कैसा होगा? उसी के जैसा होगा। तो स्पीसीज किसे बोलते हैं भाई? स्पीसीज बोलते हैं सेम काइंड ऑफ द ऑर्गेनिजम्स को, है ना, उसकी पॉपुलेशन को स्पीसीज बोलते हैं। तो किसी स्पीसीज को स्टेबल रखने के लिए या फिर किसी स्पीसीज की पॉपुलेशन को स्टेबल करने के लिए अर्थ पर रिप्रोडक्शन की बड़ी आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि ये लॉस्ट पॉपुलेशन को रीगेन कर लेता है। आंसर एक बार देखते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ द वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन provides stability to the population of the various species by preventing them from the getting whipped out during the adverse conditions। adverse conditions के दौरान कोई ऑर्गेनिज्म whipped out ना हो जाए, whipped out मतलब एक्सटेंट ना हो जाए, इसके लिए उसके अंदर क्या होना चाहिए? वेरिएशन आनी चाहिए। और रिप्रोडक्शन वेरिएशन लाने का भी एक अच्छा खासा क्या है, मेथड है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि भाई अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि अभी मरने वाला है तो अगर वो ऑर्गेनिज्म अपनी जैसी संतान उत्पन्न कर लेता है तो उसके मरने के बाद भी उसके जैसे जीव तो लगातार बने रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है, उसकी जैसी स्पीसीज लगातार बनी रहेंगी। और साथ में अगर मैं ये कहता हूँ कि कोई ऐसा जीव है जो कि मरने ही वाला नहीं है, अमर है, लेकिन मान लीजिए माहौल बदला तो फिर क्या होने वाला? अभी तो होने वाला ये है कि बड़ी परेशानी के साथ जिएगा, वो जी तो लेगा क्योंकि अमर है। लेकिन क्योंकि माहौल बदल गया है, एनवायरनमेंट बदल गया है, क्लाइमेट बदल गया है, अगर हम कहते हैं जो नीच कंडीशंस हैं वो चेंज हो गई हैं, तो भाई बड़ी परेशानी आने वाली है। तो जीवों ने क्या कहा कि भाई मुझे मार दो कोई बात नहीं, बट रिप्रोडक्शन करवा दो, क्योंकि जिससे क्या है, रिप्रोडक्शन एक मेथड बन जाएगा वेरिएशन लाने का। वेरिएशन आएंगी तो नए जीव तो अच्छे से जी पाएंगे ना। तो रिप्रोडक्शन एक तरह का क्या है, ऐसा हम कह सकते हैं एक तरीके का। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक तरीके का ऐसा अटेम्प्ट है जिसमें वेरिएशंस को लाया जा सकता है। दूसरा, मरे हुए जीवों की पॉपुलेशन को रीगेन करने के लिए रिप्रोडक्शन बड़ी आवश्यक चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। What could be the reason for adopting contraceptive methods? तो मैं ये बता भी चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। लोग कॉन्सेप्टिव मेथड्स को अपना रहे हैं। क्यों अपना रहे हैं? दो बच्चों के बीच में गैप बनाने के लिए, कि भाई एक बच्चा अगर 2010 में हुआ है तो दूसरा बच्चा 2015 में हो। ठीक
ठीक है, यानी कि 5 साल का अगर गैप लेना है तो कॉन्सेप्टिव मेथड को यूज करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए कॉन्सेप्टिव मेथड्स का यूज किया जाता है, जिसमें बैरियर मेथड्स को सबसे प्रथम स्थान दिया जाता है, एक्चुअल में वही बचाते हैं, ठीक है ना, एसटीडीज से। दूसरा यहाँ पर क्या है कि अगर आप चाहते हो कि भाई आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, अगला बच्चा नहीं चाहते हैं, तो आपको कॉन्सेप्टिव मेथड्स यूज करने चाहिए। तो भाई फैमिली के वेलफेयर के लिए, है ना, और अच्छी कंडीशंस होने के लिए, अच्छा माहौल घर के अंदर रहे, फाइनेंशियली आप ठीक ठाक रहें, अच्छे से पालन पोषण कर पाएं, तो इस वजह से कॉन्सेप्टिव मेथड्स को क्या किया जा रहा है, अपनाया जा रहा है। देख लेते हैं। टू कंट्रोल द बर्थ रेट को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। टू रिड्यूस द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द मदर्स बॉडी ड्यू टू द फ्रिक्वेंट प्रेगनेंसी अगर होती है किसी फीमेल को और लगातार वो उन्हें अवॉइड कर रही है, तो इसके बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं मदर्स बॉडी पे। तो कॉन्सेप्ट मेथड यूज किए जाते हैं केमिकल मेथड्स में, तब भी ये एडवर्स इफेक्ट आ ही जाते हैं। बैरियर मेथड यूज कर रहे हैं या फिर कॉपर्टी यूज कर रहे हैं या फिर नेचुरल मेथड यूज कर रहे हैं, तो ठीक है, ठीक ठाक काम चल जाता है। टू प्रोवाइड सेफ्टी फ्रॉम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, तो ठीक है, कॉन्सेप्टिव मेथड्स और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंशन होना अलग बात है, बट क्योंकि जो बैरियर मेथड्स हैं वो कॉन्सेप्टिव मेथड्स के तौर पे यूज किए जाते हैं और वो बचा लेते हैं जीव को, ऑर्गेनिज्म को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी, तो इस वजह से ये भी एक पॉइंट यहाँ पर जोड़ दिया गया है। ठीक है, चलो, तो ये कंप्लीट हो गई है हमारी एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स की पूरी सीरीज। सो अभी टाइम आ गया है बाय कहने का, तो चलो भैया एक बार बाय बोल देते हैं। कलरफुल बाय है हमारा, ठीक है। और जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आने वाली जो नई वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन उनको सर्वप्रथम मिल जाए। और अगर वीडियो उनको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। अगर कोई ऐसा टॉपिक रह गया है जो कि समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। मैं हमेशा पूरी कोशिश करता हूँ कि भाई हर बच्चे को सारा कंटेंट जो है वो मजे मजे में ही क्या कर दिया जाए, पहुंचा दिया जाए। ठीक है जी। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिए स्टूडेंट्स, अगर अच्छी लगी है तो शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है अपना चैनल, जो कि आपका ही है, ठीक है, साइंस गुरु मंत्र। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। तब तक सी यू, बाय बाय।